आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू नो योर स्पाउस। अगर आप अनमैरिड हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपका पार्टनर कौन होगा, कहाँ मिलेगा, उसका नाम क्या है, कैसे पता करें कि आइडेंटिफाई करें कि राइट पार्टनर कौन होगा हमारे लिए, खुद का चार्ट देके बेसिक एक एनालिसिस से हम कैसे समझें नवमांश को देखकर और D1 को देखकर कि हमारा पार्टनर कैसा होगा। आज हम उस पर बात करते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आपके लिए काम का है। मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपका पार्टनर कहाँ से होगा। इसके बाद ये भी बात करेंगे कि जो हमारा रोमांस पार्ट होता है लाइफ का, सेक्सुअल पार्ट होता है, हर पार्ट को कैसे एनालिसिस करना है, कौन से हाउस को देखना है, मैरिज होगी, कहाँ होगी, नहीं होगी, डिवोर्स के चांसेस क्या हैं, सारी चीज़ों को समझने का मैं आज आपको कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैरिज हम कहाँ से देखते हैं। तो ध्यान रखना, मैरिज का जो हाउस होता है पार्टनरशिप का, वो होता है सातवां घर। जो हमारी वैदिक कुंडली हम बनाते हैं उसमें पहला घर होता है ये, फिर दूसरा घर ये, तीसरा ये, इस तरीके से हम चलते आते हैं। ये होता है हमारा सातवां घर। जब हम मैरिज और पार्टनरशिप्स देखते हैं तो हम सातवें घर को देखते हैं। जब हम रोमांस, हमारा एक्सप्रेशन, लव का एक्सप्रेशन, रोमांस को देखते हैं तो वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, पांचवें घर से। और जब हम सीक्रेट, हमारे बारे में सीक्रेट, हमारे सीक्रेट, सेक्स, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं एट्थ हाउस से। ठीक है, तो आज जो वीडियो का मेन फोकस होने वाला है वो होने वाला है फर्स्ट और सेवंथ हाउस को ध्यान में रखते हो, क्योंकि पहला घर तो हमारा खुद का है, हमारे बारे में। जब तक हमें हमारा सेल्फ नहीं पता तब तक हम पार्टनरशिप पता ही नहीं कर सकते। तो फर्स्ट और सेवंथ हाउस जो है वो हमेशा लिंक होता है, दोनों को हमको साथ रख के देखना होता है। अब उसके बाद आप यहाँ पर एम देख रहे हो। ये एम का मतलब होता है कि अगर आपको जानना है कि कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं है, तो बस आप ये देखो कि क्या अगर पहले घर पे, दूसरे घर पे, चौथे घर पे, सातवें घर पे, आठवें घर पे और 12वें घर पे अगर मंगल है, मार्स की एनर्जी है, मार्स बैठा है वहां, आस्पेक्ट है, तो वो मांगलिक है। ये होता है सबसे सिंपल तरीका पता करने का। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं सेवंथ हाउस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, जब भी हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, किसी व्यक्तित्व की बात करते हैं, उसकी पर्सनालिटी, उसका अपीयरेंस कैसा होगा, या फिर उसके पार्टनर का अपीयरेंस कैसा होगा, क्वालिटीज क्या होंगी, कैसी वो वैल्यूज लेके बैठा होगा, बॉन्ड लॉन्ग टर्म कैसे चलेगा, पावर स्ट्रगल होगा, डोमिनेंस इशू आएंगे, ईगो इश्यूज आएंगे, हर जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम सातवें घर से देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कौन सा प्लैनेट है जो सातवें घर को रूल कर रहा है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड कौन सा है और कौन से ग्रह वहां बैठे हुए हैं। इससे आपको पता चलता है आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। फिर नवमांश चार्ट को हमको देखना होता है। बेसिक क्या होता है कि जो हमारा D1 मेन चार्ट होता है, लग्न चार्ट, उससे हमें पता चल जाता है बेसिक क्वालिटीज की, एक पार्टनर के बारे में बेसिक चीजें पता चल गई, कहाँ शादी होगी। D9 हमें स्पेसिफिकली बताता है किस जगह का होगा, नाम क्या होगा, बेसिक डेप्थ वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें D9 से पता चलती है। इसलिए D9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक डिविजनल चार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर हमें तीसरा एक और फैक्टर देखना होता है, आत्मकारक कौन है। आत्मकारक का मतलब वो प्लेनेट होता है जो सबसे हाई डिग्री पे बैठा होता है हमारे किसी पर्सन के चार्ट में। तो अगर किसी के चार्ट में सैटर्न ऐसा है तो वो हाईएस्ट डिग्री है, किसी में जुपिटर है तो वो हाईएस्ट डिग्री होगा। तो ये देखते हैं। तो बेसिकली हम आत्मकारक D1 और D9 को जब एनालिसिस करते हैं तो हमें प्रॉपरली पता चल जाता है कि क्या होगा, और ये बहुत एक्यूरेटली किया जा सकता है। जिसको बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजी आती है, मैंने खुद भी किया है, मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमने एक्यूरेट प्रेडिक्शंस किए थे और वो सक्सेसफुल थे। ठीक, अब एग्जांपल्स देता हूं मैं कुछ। अगर वीनस और जुपिटर हमारे सेवंथ हाउस में है, और खासकर मैन के लिए, तो आप ध्यान रखना कि वीनस रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर कि जो आपकी वाइफ होगी वो बहुत ही आइडियल होगी, बहुत ब्यूटीफुल होगी, हाई वैल्यू वुमेन होगी, पूजा पाठ में स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगी, एंड एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अच्छे नेचर का पर्सन होगा। और अगर यहाँ पर जुपिटर बैठा है तो वो वुमेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सिंबलाइज करता है कि एक जो हस्बैंड है वो प्रोटेक्टिव फिगर होगा, वो प्रोटेक्ट करेगा, उसके पास बहुत ही विजडम होगी, बहुत समझदार होगा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर चीज को समझता होगा, ध्यान रखेगा, और बहुत ही स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होगा। तो वीनस मैन के हिसाब से हम देखते हैं और जुपिटर को वुमेन के हिसाब से देखते हैं। फिर इसके बाद ये भी देखो कि जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड है उसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो वो जो हमारा स्पाउस है उसकी फिजिकल और टेम्परामेंट क्वालिटीज को बताता है। तो ये एक हमें ध्यान से चीज देखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, अगर मरकरी इसको ऑक्यूपाई कर ले तो मरकरी हमारी कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट और यूथ को रूल करता है। तो अगर किसी का सेवंथ हाउस में मरकरी ऑक्यूपाई कर रहा है तो जो पार्टनर होगा वो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटिव होगा, बातें करने में बहुत अच्छा होगा, उसके साथ बातें अच्छे से हो जाएंगी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल होगा और यूथफुल नेचर का होगा, दिखने में स्मार्ट होगा, यंग लगेगा, ब्यूटीफुल होगा। तो ये, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं। फिर एक मैंने बहुत कॉमन क्वेश्चन देखा गया है कि क्या एस्ट्रोलॉजी से हम
ये पता कर सकते हैं कि स्पाउस का नाम क्या होगा या इनिशियल्स लेटर के, तो बिल्कुल पता कर सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें नक्षत्र देखने होते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर है और नक्षत्र क्या है। तो नक्षत्र जो हमारे 27 होते हैं उसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं ये चीज़ भी। ठीक है? चलिए, अब हम कुछ चीज़ें बताते हैं यहाँ पर जो हमें दोष देखने होते हैं मैरिज प्रेडिक्शन के टाइम। वो है सबसे पहले मंगल दोष का। मैंने अभी बताया आपको कि 1st, 4th, 7th, 8th और 12th हाउस में खासकर अगर मंगल खो तो ये बहुत ही ज़्यादा मांगलिक दोष क्रिएट करता है। अब यहाँ पर मांगलिक दोष की हमें ये भी देखनी होती है कि डिग्री क्या है या पावर क्या है, बहुत हाई है कि बहुत लो है। अगर हाई है तो दिक्कत रहती है, लो है तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है? फिर एक चीज़ और हमें यहाँ ध्यान देखनी होती है मैरिज के लिए, बहुत अच्छे टाइम के लिए, विम्नोत्री दशा देखनी होती है और महादशा और अंतरदशा का ध्यान रखना पड़ता है। अगर महादशा और अंतरदशा चल रही है 7th लॉर्ड की, वीनस और जुपिटर एक्टिव हैं, तो ये सबसे अच्छे मैरिज विंडो होते हैं जो ओपन अप होते हैं और इस टाइम पर शादियां जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल होती हैं। इसके बाद हम कुंडली मिला करके प्रॉपरली और अच्छे से एनालिसिस करते हैं कि 36 गुणों में कितने गुण मिल रहे हैं। तो ये सारी जब हम चीज़ें देखते हैं तो हमें एक्यूरेटली पता चलता है, और आप मानोगे नहीं, ये अगर सारी चीज़ों को कोई ध्यान से देखे तो बिल्कुल एक्यूरेटली ये तक बता सकता है कि कैसे चीज़ें होंगी, कैसे शादी होगी, कैसे नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रेडिक्शन का एग्जांपल देता हूँ। एक फीमेल थी, जब उनका मैंने कंसल्टेशन किया था तब उनकी एज थी 26 ईयर्स। उनके मैंने चार्ट को देखा, एनालिसिस किया और जो मेरे को समझ आया, तो एनालिसिस ये था प्रेडिक्शन कि इनकी जो मैरिज होनी है वो जॉब लगने के बाद होनी है और लव मैरिज होगी, और जो पार्टनर मिलेगा वो एग्जाम क्रैक करके मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि जिस पोजीशन से वो मिलना था वो गवर्नमेंट जॉब से ही आजकल मिलता है। तो इस तरीके से हमने प्रेडिक्शन लगा और प्रेडिक्शन सक्सेसफुल था। 2 साल बाद उनका पेपर निकला, उसके 2 साल बाद उनकी मैरिज हुई, वो भी लव मैरिज थी। जो पर्सन थे वो उनके ऑफिस में ही साथ के कलीग थे। ऐसे एक और प्रेडिक्शन था 31 ईयर्स की फीमेल का, तो उनके चार्ट में भी यही इशू था कि मैरिज लेट हो रही थी। जब हमने चार्ट देखा तो हमने समझा कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसे समझ नहीं आई, फिर उनसे बात की तो समझ आया कि वो फोर्स कर रहे हैं लव मैरिज को। प्रॉब्लम ये थी कि वो जो चार्ट था वो सपोर्ट कर रहे हैं अरेंज मैरिज, एक फैमिली बैकग्राउंड वाला मैरिज, एक ट्रेडिशनल सेटअप, और फोर्स करना कि नहीं हमें इस तरीके से ही चाहिए, मूवीज की तरह, ये हो वो हो, वो गलत था। तो जैसे ही उनका वो इशू रिजॉल्व हुआ, मेंटल इशू था एक, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके अलावा मैंने सेक्सुअलिटी और रोमांस को भी देखा है। तो 35 ईयर्स की एक फीमेल थी, उनके साथ प्रॉब्लम ये है, राहु 8th हाउस में बैठा, और राहु 8th हाउस में बैठ के पैशन लाता है क्योंकि वो हमारे सेक्स सीक्रेट्स का घर होता है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या हो रही थी, और उनका डेबिलिटेशन था 5th हाउस में भी। तो उसके कारण जब हमने देखा तो समझ में आया कि ओके क्या प्रॉब्लम है। और जो उनका हस्बैंड था उनके साथ काफ़ी इसमें अपोजिट इशू हो रहा था, तो डिवोर्स तक नौबत आ गई। तो इस तरीके की भी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। साफ साफ समझ आ रहा था क्या था, फिर हमने कुछ रेमेडीज बताई हैं। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली उनके लिए कुछ वर्क कर रही हैं, दैट आई विल नॉट डिस्क्लोज हियर। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं प्रिडिक्शन के थ्रू। देखो, एस्ट्रोलॉजी का ना कोई पर्पज नहीं है अगर हमें से वो पास्ट बता पा रही है, हमारे नेचर को बता पा रही है। विदाउट प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी किसी काम की नहीं है। तो प्रिडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी, और प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट हो सकता है अगर आप उसको एक्यूरेटली समझते हो, चार्ट का एनालिसिस ढंग से समझते हो, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। अब आपको एक चीज और बताएंगे, अगर आपका 5th हाउस, रोमांस हाउस में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं लेकिन मैरिज हाउस में अच्छे नहीं बैठे हैं, तो आप देखो कि कई बार क्या होता है कि एक पर्सन बहुत अच्छा होता है, रोमांटिक एज अ बॉयफ्रेंड एज अ गर्लफ्रेंड बहुत अच्छे होते हैं, बट मैरिज होती ही डिवोर्स की नौबत आ जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि 5th हाउस तो अच्छा है बट 7th हाउस अच्छा नहीं है, या फिर 5th और 7th हाउस अच्छा है लेकिन 8th हाउस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आप देखोगे जो हमारा इंटीमेट एरिया एस्पेक्ट होता है लाइफ का, वो खराब होने लगता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। फिर हमें एक और चीज देखनी होती है, मून की प्लेसमेंट भी। बट अभी हम मून की प्लेसमेंट को लेकर नहीं जाएंगे, वो काफी टेक्निकल हो जाएगा। सो बेसिक आपको ये बताना था कि आप खुद से भी अगर इन चीजों को बस अपने वीनस जुपिटर को मेनली देखोगे और मार्स का देखोगे कहाँ पोजीशंस हैं, आप पता लगा लोगे कि आपका पार्टनर कहाँ होगा। D9 को थोड़ा देखना होगा। इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट्स है और आप अगर कंसल्टेशन चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन पर अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, रिसेंट बनाया हुआ चैनल है, आप जाकर उसको देख सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो, वहाँ मेरे को क्वेश्चन चाहो तो पूछ सकते हो। जो भी चार्जेस हैं कुछ हैं, आप सब चीज़ों के लिए DM कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और कोई भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जो भी फ्रीली आंसर की जा सकेंगी इजिली क्वेश्चन के बेसिस पे। आई विल आंसर इट इन कमेंट सेक्शन।